कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तो मैं यही की हो संगी होगा। छत्तीसगढ़ के पहचान धान संगी हो, धान के सेती गढ़ के मान संगी हो। देश विदेश लये हसुहाथे, देश विदेश लये हसुहाथे, धान के सेती मान संगी हो, बोए के विविध विधान संगी हो। हाँ संगी हो, तुहन मन के फिर से स्वागत करत हमें। जय जोहार। संगवारी तुमन जानत हो कि छत्तीसगढ़ के पहचान धान है, छत्तीसगढ़ के शान धान है, और छत्तीसगढ़ में धान है ओकरे सेती ये छत्तीसगढ़ महान है संगी हो। तुमन जानत हो कि तैहा जुग ले लेकर के हमारे घर छत्तीसगढ़ में धान के खेती करत आवत हैं, लेकिन का रही से कि आगाज़ के भरोसा में रहे, संसाधन ठीक से नहीं रही से तो एकर उत्पादन बहुत अच्छा ढंग से नहीं हो पावत रही से। ओकरे सेती आज हम सीधी बुआई के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से खेती धान के कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। तुमन जानता हो कि धान एक ऐसी चीज़ है जिन दुनिया के सबसे पहला अन्न अवेला संसार के सबो जीव खाते घलो, और आज कर एकर पहचान जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो धान है तेरे देश विदेश में जाते संगी हो, और 3-3 हज़ार प्रकार के जो धान के वेराइटी हमारे छत्तीसगढ़ में है। लेकिन का है कि तुमन जानता हो ना कि कोनो भी काम अगर विधि सही हो तबे ओकर उत्पादन बहुत अच्छा होते। तो आज हम आप मन ला प्राकृतिक सीधी विधि के द्वारा धान के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर उत्तम कुमार देवांगन जी आए हैं, और ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वस्तु विशेषज्ञ हैं। एकर से हम आज के चर्चा शुरू करीन। एकर पहली ले हम एक छोटे से संदेश संगाएगी। केला एक बहुत उपयोगी फसल है। केला का हम देखथन तो किसान भाई हो जड़ से लेके पूरा पत्ती तक का वो उपयोगी होता है। जैसे हम देखथन दक्षिण भारत की बात करथन तो केला ला केवल पत्ती के उपयोग बार उगाए जाते। हमारे इतनी बार नॉर्थ इंडिया बोलथन या फिर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करथन तो हमारे छत्तीसगढ़ में केला के पत्ती से लेके पूरा जड़ कांदा तक का उपयोग करते किसान भाई हो। तो सबसे पहले हम देखथन कि केला के फल से हम चालू करथन। किसान भाइयों, केला एक बहुत पौष्टिक फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा संबंधी अन्य पोषक तत्व भी शामिल रहता है। किसान भाइयों, जैसे हमारे केला की खेती करथन हमन तो ओकर बार केला की खेती के लिए छत्तीसगढ़ के जलवायु तो बहुत अपार संभावनाएं है। हमन जैसे देखथन किसान भाई हो तो गांव में किसान मन केवल धान बसला लगाथे। यदि हमन सिंचाई के साधन करके यदि केला के फसल लगाथन तो हमन ओकर डबल उत्पादन ले सकथन किसान भाई हो। केला के खेती में किसान भाई हो हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के लिए यदि सरगुजा से लेके सुकमा तक के जलवायु पर बहुत अच्छा है। और हमन देखथन केला की खेती के लिए तो जलवायु के रूप में सबसे पहली बात करथन हमन तापमान के। तो तापमान 15 से 35 सेल्सियस जन तापमान है केला की खेती के लिए बहुत अच्छा होते किसान भाई हो। ओकर बाद हम देखथन कि पानी बहुत ज़रूरी है। एकर बाद तो एकर बाद 125 से 150 सेंटीमीटर का जो वार्षिक वर्षा जो हमन कहथन वो बहुत अच्छा रहते। संगी हो, विराम के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। तुमन जानत हो आज हमन सीधी विधि द्वारा वैज्ञानिक ढंग से धान के खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आ चुके हैं डॉक्टर उत्तम कुमार देवांगन जी, जो उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के धान के खेती के विशेषज्ञ आए। संगी वो मन बहुत सुंदर ढंग से धान लगाए हमें ओमन। तो आओ सबसे पहले ये जानिन कि सीधी विधि में हम अगर धान लेना है तो ओखर बर जलवायु और कैसे होना चाहिए, संगे संग में जमीन के तैयारी कैसे करना चाहिए, ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण होते ना। आओ पहली जान लेथन। जैसा कि आपने पूछा कि धान की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। धान एक ऐसी फसल है जिसके लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उच्च आर्द्रता का मतलब है अधिक जो होता है गर्मी चाहिए धान की खेती को, इसके साथ साथ अधिक मात्रा में वर्षा चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश के समय में मौसम 37-38 डिग्री टेम्परेचर जाए वो उसके धान की बढ़वार के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी की बात करें जलवायु के लिए
तो पानी की जो होती है इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में लगभग 1100 से 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, उन क्षेत्रों में धान की खेती अच्छी मात्रा में की जा सकती है। धान की जिन क्षेत्रों में बरसात जो होती है 1000 मिलीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में जो होता है उचित माध्यम में सिंचाई की अवस्था होने पर धान की खेती की जा सकती है। बीजों के लिए 25 से 37 डिग्री 37 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है, और दाने बनने की अवस्था के लिए 20 से 32 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक है। पर फसल को पकने के लिए 30 डिग्री से कम का टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त माना गया है। इस प्रकार धान की खेती उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में और अधिक तापमान और अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। परंतु जिन क्षेत्रों में पानी की बरसात कम होती है, उन क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था होने पर भी इसकी खेती सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। धान की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़मीन की जितना ही बेहतर होगा उसमें धान के कंसे उतने ही अधिक अच्छे पाएंगे। कंसे जितने अधिक होंगे उसके उत्पादन उतना होंगे। गर्मी के दिनों में जब कभी भी हल्की बारिश हो, किसान भाइयों को सलाह है कि वो गर्मी के दिनों में एक बार अपनी खेती अच्छी तरीके से जुताई कर लें या आड़ा तिरछा करके 2 बार जुताई करें, जिससे जो होता है खेत बहुत भुरभुरा बन जाता है। इसके साथ साथ खेत में सभी प्रकार के खरपतवार जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब हल्की बारिश, जब जून के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में बारिश होती है, तब कल्टीवेटर के माध्यम से आड़ा तिरछा करके 2 बार अच्छे तरीके से गहरी जुताई करें। ऐसे करने से जो होते हैं निचली परत की मिट्टी ऊपरी परत में आ जाएगी, तो निचली उपजाऊ मिट्टी ऊपरी परत में आ जाएगी, मिट्टी पूर्ण रूप से पलट जाएगा। उसके बाद यदि किसान भाई के पास रोटावेटर है तो रोटावेटर एक बार अवश्य चलाएं, जिससे बड़े बड़े ढेले टूट के छोटे एकदम भुरभुरे ढेले हो जाए और मिट्टी जो होती है धान की बुआई के लिए पूर्ण रूप से इस अवस्था में तैयार हो जाती है। इसके पश्चात यदि धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो सीड ड्रिल के माध्यम से हम रोटावेटर चलाने के बाद सीधा धान की खेती की बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाई के पास रोटावेटर नहीं है, अगर डिस्क है तो डिस्क के माध्यम से भी एक बार जुताई करने से वो जो होते हैं बड़े बड़े ढेले छोटे ढेलों में टूटकर धान भुरभुरा हो जाता है, खेत समतल हो जाता है, तब धान की खेती के लिए खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो तत्वमन देखे संगी हो, हमारे ये आज के जो विशेषज्ञ देवांगन जी तेन बताइस कि जलवायु जो है तेन छत्तीसगढ़ के बहुत ही उपयुक्त है और भूइयाँ के तैयारी और जैसे कि हिस ना तैसे ढंग से हमला करना है संगी हो। अब दूसरी बात आते बीजा के। तुमन जानता हो कि कोनो भी चीज़ में बीजा के बहुत महत्व होते, जैसने बीजा हुई वैसने पौधा वैसने फल होते। तो एकर बार कौन कौन प्रकार के बीजा है, कौन कौन के वेराइटी है तेन ला जान लेथन। ये बीजा कतेक मात्रा में लग जाही तौनोल जान लेथन। और तुमन जानता हो कि धान के लगाए के विधि बहुत अलग अलग हवे। श्री विधि से हम घलो लगा लेथन, रोपा घलो लगाथन, बोता घलो, लेकिन सीधी विधि से हमला खेती करना है तो एक बीजा कैसे लगाबो, कैसे एक हम थरहा तैयार करबो, आओ ये जान लेथन। धान की खेती के लिए बीज का चयन वर्तमान समय में आप जानते हैं कि बीज जो होता है किसी भी खेती के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीज के स्रोत हमको जो होता है किसी न किसी जो होता है सर्वोत्तम स्रोत से लेना चाहिए। वर्तमान में हम बीज निगम के माध्यम से कोई आधार बीज या प्रमाणित बीजों को ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ अपने हर एक ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में जो उस ज़िले में प्रचलित धान की प्रमुख किस्मों को लगाते हैं, उनके माध्यम से हम आधार और प्रमाणित बीज ले सकते हैं। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भी बीज के माध्यम से भी विभिन्न धान की किस्मों को आधार और प्रमाणित शुद्धता बीज ले सकते हैं। बीज का चयन करने के लिए हमको ध्यान रखना होता है सबसे पहले बीजों की शुद्धता का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के अन्य फसलों के बीज, उसमें धान की अन्य किस्में उसमें मिली ना होनी चाहिए। शुद्धता उसके साथ साथ होता है कि जो बीज होता है पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। नमी का प्रतिशत उसमें 7 से 9% तक होना चाहिए। बीज पूर्ण रूप से भार होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ बीज को ध्यान में रखते हुए कि बीज में किसी भी प्रकार के जो होते हैं कीड़े और बीमारियों का उसमें दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। बीज मतलब पूर्ण रूप से दाग धब्बों से मुक्त होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना। और हमेशा बीज जो होती है, कोई किसान भाइयों को सलाह है कि हमेशा बीज प्रमाणित बीजों का ही मुख्य रूप से प्रयोग करें, जो कि उसको एक निश्चित बजट में किसान भाइयों को मिल जाता है, क्योंकि प्रमाणित बीज जो होता है उपचारित भी रहता है। अतः बीजों को जो होता है हम बोने से पहले उपचारित भी करना चाहिए। इस प्रकार बीजों को चयन के लिए हमको ध्यान रखना चीज़ है कि बीजों की शुद्धता, बीजों की नमी और कीट बीमारियों से मुक्त हो, बीज का भार सही हो, बीज का साइज सही हो और बीज में धान के बीज में दूसरे किस्मों के बीज का उसमें मिश्रण ना हो। इस बात को ध्यान रखना है। बीजों के साथ साथ जैसे आपने कहा कि किस विधि से हमको बोना है, तो धान की बुआई विभिन्न विधियों से की जाती है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे छत्तीसगढ़ में 60 से 65% एरिया में छिड़काव विधि से किसान भाई करते हैं, जिसके लिए कम से कम 40 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है। परंतु वैज्ञानिक विधि से हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि सीड ड्रिल के माध्यम से सीधी बुआई करें, जिससे कतार से कतार और पौधे से पौधे की बीच की दूरी 20 × 15 सेंटीमीटर हम निश्चित करते हैं। इससे क्या होता है कि हर एक पौधों को कण से निकलने के लिए पर्याप्त जगह मिलता है, जिससे कि उत्पादन
उत्पादन अच्छा मिलता है। तीसरा विधि जो होता है किसान भाई जो कर सकते हैं वो रोपा विधि से। रोपा विधि के लिए जो होता है पौधे की नर्सरी तैयार करके खेतों में 20 से 25 दिन के पुराने पौधों को खेतों में रोपा किया जाता है, जिसके लिए कम से कम 20 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है। एक और विधि जो प्रचलित है वो लेही विधि है। यदि लगातार बारिश हो रही है, किसान भाई खेत में सही समय पर धान की बुआई या रोपाई नहीं कर पाए, तो रोपाई विधि से जिस प्रकार हम खेत की पडलिंग करते हैं वैसे ही खेत की पडलिंग करें। उसके पश्चात 3 दिन पानी में भीगा हुआ बीज जिसमें छोटा हुआ अंकुरन आया रहता है उसको खेतों में हम सीधा सीधा लाइन में डालें या छिड़काव कर दें। तो इस प्रकार 4 पद्धति से हम धान की बुआई कर सकते हैं। एक और पद्धति है जो श्री विधि कहलाती है। श्री विधि के माध्यम से कम पानी में कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा कणसें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आए, ऐसा विधि एक श्री विधि है। श्री विधि के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लेके किसान भाई श्री विधि से भी धान की खेती कर सकते हैं। एक बात पक्का है संगी हो कि धान बर पानी ला बड़ा महत्तम के माने जाते। बिन पानी के धान होवे नहीं संगी हो। तो ये जो सीधी विधि है तेमा पानी कतेक लग जाही, शुरुआत में कतेक लगी, बीच में कतेक लगी, हमला पानी के प्रबंधन कैसे करना है और मौसम के हिसाब से एमा जो पानी है तेला कैसे डालना है यही जानना जरूरी है ना। आवा यही जान लेते हैं। जैसे कि सीधी बुआई विधि से पानी का प्रबंधन, जैसे हम जानते हैं कि धान की खेती के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि खेत में पर्याप्त जल निकास की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है धान की खेती के लिए, क्योंकि सही समय पे अगर बारिश के दिनों में धान की खेती खरीफ के मौसम में होती है, अगर लगातार भारी बारिश हो रही है तो खेतों में ज़्यादा जल भराव की समस्या ना हो, इसके लिए हमको ज़रूरी है कि खेत में प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था पहले से ही हम गर्मी के समय में बना के रखें। पानी भराव, जिन किसान भाइयों के पास यदि सिंचाई की सुविधा नहीं है, बारिश के भरोसे धान की खेती कर रहे हैं, तो चारों तरफ खेत की मेड़बंदी होनी चाहिए, मेड़ का साइज सही होना चाहिए। और सिंचाई यदि किसान भाई जो हैं सिंचाई के माध्यम से, जिनके पास सिंचाई की सुविधा है, उनको यह सलाह है कि हमेशा धान के खेत में बुआई के पश्चात 20 से 25 दिनों पश्चात धान के खेत में मिनिमम 5 सेंटीमीटर की पानी बना के रखें। ज़्यादा पानी हम खेत में किसान भाई अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई खेतों में धान के खेत में पानी भर कर रखते हैं। पानी भरने से क्या होता है कि उसमें पानी तो मिल जाता है परंतु उसको पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती, जिसके कारण जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि कणसें धान में अच्छे नहीं आते। यदि कणसें की संख्या में कमी आएगी तो बालियों की संख्या में कमी आएगी, उत्पादन में कमी आएगी। तो इस प्रकार ये हमको सलाह देते हैं कि यदि सिंचाई की सुविधा है नहीं है, फिर भी धान के पौधे जब 20 से 25 दिन बाद हो जाए सीधी बुआई विधि में, तब सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर की पानी हमेशा धान की खेतों में बना के रखें। बीच में हर 20 से 25 दिन बाद यदि धान के खेत हल्की मात्रा में सूख जाए और उसमें 2 दिन 3 दिन के लिए पानी न रहे, हल्की मात्रा में नमी रहे, ये भी धान की बढ़वार के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ऐसी अवस्था में जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती है, जिससे कि पौधों की बढ़वार और बहुत अच्छे तेजी से होती है। अब संगी हो अगला जो चरण है कोनो भी उत्पादन बर, तो वो होते खातू माटी के प्रबंधन और खरपतवार के प्रबंधन। माने कहा है कि बिन खातू के तो कोनो फसल सही ढंग से होए नहीं। तो सीधी विधि बर हमला कौन कौन प्रकार के खातू लग जाही, एमा कतेक मात्रा में हमला लग जाही और वो खातू ला दे के का विधि हो सकत है, एला जानना है संगी हो। और संगे हम जान लेबो कि खरपतवार जौन होते काबर धान मन में नींदा होवेच करते, तुम जानबे करत हो, और एक निंदाई कोड़ाई के बड़ा महत्व रही। तो एमा अगर कहीं खरपतवार होए तो एखर जो प्रबंधन है वो खरपतवार ला कैसे नाश करे जाए या कौन कौन से ऐसे काम करे जाए जिमा ये खरपतवार होवे झन करे। आओ आप जानथन खाद प्रबंधन और खरपतवार के प्रबंधन सीधी विधि पर धान के कैसे करे जाए। धान की किसी भी प्रकार फसल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन। सही मात्रा में सही समय पे पोषक और सही विधि से पोषक तत्वों को डालेंगे तभी हमें उच्च उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। धान की खेती के लिए हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि हर 2 से 3 साल में प्रति हेक्टेयर कम से कम 4 से 5 टन जो है किसान भाई गोबर खाद का उपयोग करें। 4 से 5 टन अगर ट्राली में देखें तो 2 से 3 ट्राली प्रति हेक्टेयर गोबर खाद का उपयोग करें 2 से 3 साल में। यदि गोबर खाद की उपलब्धता नहीं है वर्तमान में, यदि वर्मी खाद है तो कम से कम 2 टन वर्मी खाद जो होते हैं प्रति हेक्टेयर धान की फसल के बुआई के 15 दिन पहले ही खेतों में अच्छी तरीके से मिला दिया जाए, जिसको आप 2 से 3 साल में एक बार निश्चित रूप से करें, जिससे मिट्टी की उत्पादकता बने, मिट्टी के स्वास्थ्य बने रहने के साथ साथ पौधे को समस्त प्रकार के पोषण तत्व प्रदान कर सके। सामान्य रूप से जो धान की खेती होती है उनको हमको कम से कम 100 किलोग्राम यूरिया की 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। 100 किलोग्राम नत्रजन को हम हेक्टेयर के रूप में समझे तो कम से कम इसमें 2 बोरी जो हमको
यूरिया की आवश्यकता होती है। प्रथम अवस्था सीधा सबसे पहले यदि सीधी बुआई कर रहे हैं तो यूरिया और फास्फोरस के माध्यम से हमको पोषक तत्व प्रबंधन करने हैं। प्रति एकड़ 30 किलोग्राम धान की बीज दे रहे हैं तो उसमें एक बोरी मतलब 50 किलो DAP हमको बुआई के समय सीड ड्रिल के माध्यम से डालें, जिससे नत्रजन और स्फूर जाने से बीजों का अंकुरण सही हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अंकुरण प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए, जब उसमें टिलर्स आने लगे, जब उसमें कंसे आने लगे, ऐसी अवस्था में हमको 30 किलोग्राम यूरिया पौधों में छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ जो होता है, यदि हमारे पास किसान भाई मिट्टी परीक्षण कराए हैं तो जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में उसमें डालें। दूसरी, जब पौधे में फ्लावरिंग और हल्के हल्के दाने आने लगे तो ऐसी अवस्था में जो होता है पुनः 40 किलोग्राम नत्रजन और 15 किलोग्राम जो होता है 15 से 20 किलोग्राम पोटाश जो है किसान भाई डालें। इस प्रकार धान के खेत में 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर, 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नत्रजन को 3 भागों में 30-40-30 के रेशियो में डालें। पोटाश को 2 भागों में 20 और 20 के रेशियो में डालें। बुआई के समय निश्चित रूप से किसान भाई नत्रजन और स्फूर का प्रयोग निश्चित रूप से करें। धान की खेती में जो होता है कि खरपतवार, खरीफ का मौसम में जितनी ही बार बारिश होगी उतनी बार विभिन्न प्रकार के खरपतवार धान के खेतों में दिखाई देते हैं। विशेष रूप से सीधी बुआई विधि जो हम रोपा विधि से करते हैं, यह विधि जो होती है देखिए बहुत प्रचलित है, परंतु इस विधि में लागत बहुत आती है। उसके अल्टरनेट के रूप में सीधी बुआई विधि से प्रति एकड़ 5,000 रुपये की बचत हो पाती है। तो सीधी बुआई विधि जब करते हैं तो इसकी प्रमुख समस्या होती है खरपतवार। किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किसान भाई इन चीज़ों का अभाव होता है जो नहीं जानते कि धान की खेत की बीज को बोने के पश्चात यदि आप सीधी बुआई कर रहे हैं तो बोने के तुरंत बाद 3 दिन की अवस्था तक हम किसी एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड मतलब बीजों के अंकुरण के पूर्व ही किसी न किसी प्रकार के हर्बिसाइड खरपतवारनाशी का उपयोग करना है, जिसमें आप मुख्य रूप से प्रेटिलाक्लोर, ऑक्साडाइजिन या पायरेजोसल्फ्यूरान जो विशेष रूप से साथी के नाम से प्रचलित है, किसान भाई जानते हैं। इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में उपयोग करना है। धान की बीज बोने के बाद पानी देने के पश्चात 3 दिन की अवस्था तक इसको लगा दें। इससे क्या होता है, लगभग 60 से 65% तक खरपतवार का प्रबंधन इसी रूप में हो सकता है। बहुत से खरपतवार का अंकुरण ही नहीं हो पाता, उसके बीज सहित नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात भी यदि 40 से 45% कोई खरपतवार उग गया जो आ गया, इसके लिए ज़रूरी ये है कि 20 से 25 दिन जब धान का पौधा हो जाता है, इस अवस्था में बहुत सारे खरपतवार हमको दिखाई देते हैं। इसके लिए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हमको उपयोग करना चाहिए। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित हो रहा है वो बेस्पायरिबेक सोडियम है, जिसे किसान भाई नोमिनो गोल्ड के रूप में जानते हैं, जिसकी 100 ml प्रति किलोग्राम 100 ग्राम मात्रा या 100 ml मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में 20 से 25 दिन बाद डालनी चाहिए। यदि बेस्पायरिबेक सोडियम नहीं है तो फिनाक्सोप्रापी इथाइल को भी हम जो है 100 ml प्रति एकड़ के रूप में डालना चाहिए। इन दोनों खरपतवारनाशी का सही समय पे, सही मात्रा पे और सही विधि से डालें तो निश्चित रूप से 85 से 90% तक खरपतवार का नियंत्रण हो सकता है। इसके पश्चात ज़रूरी ये है कि अगर फ्लावरिंग और दाने बनने की अवस्था में एक बार हमको हल्की मात्रा में जो होता है खेतों में हैंड वीडिंग करके कुछ खरपतवार मुख्य खरपतवार को निकाल लेना चाहिए। इस प्रकार अगर हम खरपतवारनाशी का उपयोग करेंगे तो कम लागत में हम खरपतवार का प्रभावशाली नियंत्रण करने में सफल होंगे। किसान संगी हो, हमार जो नहीं आज के धान के सीधी विधि द्वारा वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए, ये विषय के चर्चा तो चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर
विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तो हनुमान के फिर से मैं स्वागत करत हूँ। किसान संगी हो जय जोहार। अब हमार बात है, अब एमा कुछ कहीं रोग राई लगथे का? सीधी विधि से जब हम धान के खेती करबो तो एमा कौन कौन से रोग राई लग सकत है, कौन कौन से कीड़ा मन के प्रकोप हो सकत है, ओखर मन के लक्षण का होही कि कौन लगे, हम कैसे जानबो कि एमा फलाना कीड़ा लगे है या फलाना प्रकार के रोग लगे, तो लक्षण जान लेथन और ओखर निदान घलो कि अगर कहीं इसमें रोग राई हो जाए तो हम ओखर निदान कैसे करीन, कौन दवाई डारिन, कौन विधि से डारिन और कतका मात्रा में डारिन, आवा इहुल जान लेथन संगी। खरीफ के मौसम में बारिश होती है, अधिक तापमान अधिक आर्द्रता रहने के कारण जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कीट और बीमारियां धान के खेतों में दिखाई देती हैं। हमारे क्षेत्र में जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कुछ जो कीट और बीमारियां जो दिखाई देती हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जो कीट जो खास करके हर किसान के खेत में दिखाई देती है वो तना छेदक। तना छेदक जो इल्ली होती है, जब पौधा 25 से 30 दिन की अवस्था में होता है तो तना की अंदरूनी अवस्था में घुसकर पूरे तना को अंदर से खा देता है, जिससे तना सूख जाता है और उसको खींचने पर आसानी से निकल जाता है। इसके लिए हमको जरूरी विभिन्न प्रकार के इसके लिए पेस्टिसाइड आते हैं, जिसमें फिप्रोनिल जो है 100 ml प्रति एकड़ के रूप में एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में इसको नियंत्रण के लिए हमको डालना चाहिए। दूसरा, यदि यह उपलब्ध नहीं है तो कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है 300 ml प्रति एकड़ के रूप में। कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली अभी वर्तमान समय में तना छेदक के लिए दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बीमारी जो कीट जो दिखता है वो गंगई कीट है। गंगई कीट ये भी होता है कि जो पौधे के तने को खाता है, तने को खाने के पश्चात तने को ऊपर से सूखता है, उसके पश्चात नीचे गांठ बनते हैं, गांठ बाद में भूरा होकर चांदी के रूप में दिखाई देता है। ये गंगई रोग होता है। गंगई रोग के नियंत्रण के लिए भी फिप्रोनिल की हम 150 ml प्रति एकड़ के रूप में किसान भाइयों को डालने की सिफारिश करते हैं। यह जो होता है कम से कम 30 से 35 दिन के धान के पौधों में दिखाई देता है। एक है गंधी बग। गंधी बग जो होता है ये धान के खेतों में विशेष रूप से दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है हमको इमिडाक्लोप्रिड प्लस थायामेथोक्साम जो है इसको 150 ml प्रति एकड़ के रूप में डालने की सिफारिश की जाती है यदि गंधी बग आता है। कीटों के साथ साथ यदि बीमारी के रूप में देखें तो बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो होती है ब्लास्ट है। ब्लास्ट कैसे होते हैं? आँख के आकार के भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं धान के खेतों में। अक्सर धान के खेतों में ब्लास्ट की शिकायत आती है। ब्लास्ट चूँकि एक फफूंद से होने वाली बीमारी है, इसलिए फफूंदनाशी का उपयोग करना चाहिए। कार्बेंडाजिब प्लस मेनकोजेब जो रेडोमिल के नाम से मिलता है, इसको हम जो होता है 300 ग्राम प्रति एकड़ के रूप में इसको उपयोग करना चाहिए। ब्लास्ट जो होता है 30 से 35 दिन की अवस्था में धान के खेतों में कण से निकलने और वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ है बैक्टीरियल ब्लाइट, झुलसा रोग जिसको हम जानते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है पैच के रूप में दिखाई देते हैं। पौधे पूरा का पूरा पौधा सूखने लगता है, बड़े बड़े पैच के रूप में पौधा सूखने लगता है। आज इसके नियंत्रण के लिए कोई जो है रासायनिक दवाई कारगर साबित नहीं हुई है। इसका एक अच्छा नियंत्रण ये है कि बैक्टीरियल ब्लाइट चूँकि पानी के माध्यम से फैलता है, इसलिए खेत से पानी निकाल दिया जाए, नाइट्रोजन की मात्रा मतलब नत्रजन और यूरिया का उपयोग बंद कर दिया जाए और पोटास की मात्रा डाला जाए, क्योंकि पोटास जो होता है रोगरोधी पौधे को बनाता है। इसके साथ साथ एक और है कि यदि पौधे बहुत मात्रा में जल गए हैं तो पौधे को उखाड़ के खेत से बाहर कर दें और बगल के पौधे लगे हैं उनके कंसों को निकाल के उस जगह में भर दिया जाए, तो ये जो होता है बैक्टीरियल ब्लाइट का नियंत्रण प्रभावी तरीके से कर पाता है। तो संगी हो तुम देखे ना कि सीधी विधि से अगर हम धान के खेती करबो तो हमला बहुत फायदा होइया है। मुखर में देखे हुआ कि तुमन बहुत सुंदर ढंग से मोर पीछू में धान लगाए हुए, ये सीधी विधि से लगे हवे, तो यही विधि से तुहू मन अपन धान के खेती करो संगवारी हो, खूब कमाओ, हमला विश्वास है। आज के जानकारी आप मतलब जरूर फायदा दी। अवैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।